एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट हो गया था। मैंने इसके 2 पार्ट भी कंप्लीट करवा दिए थे। आज हमारा पार्ट नंबर 3 है ना। इससे पहले वाले जो भी पार्ट है मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। आप पहले वो पार्ट देखना, देन इस पार्ट को देखना, तभी आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, मैंने उसमें परावर्तन, अपवर्तन और उत्तर लेंस, अवतल लेंस, इन सारे इनका उपयोग, उत्तर लेंस का क्या उपयोग होता है, अवतल लेंस का क्या उपयोग होता है, ये सारी चीज़ें पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर करवा दी है। तो आप पहले वो वीडियोस देखना। और वो वीडियोस कहाँ मिलेगी? इंडियन क्लासेस के प्लेलिस्ट में मिलेगी। ठीक है, और आपको वहाँ से नोट्स भी बनाना है। नोट्स साथ साथ में बनाते चलो, तभी आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में लिखने के मार्क्स मिलते हैं। हमें कितना पता है ये मायने नहीं रखता, हमें लिखना भी ज़रूरी है। तो इसका मतलब हमें नोट्स बनाना भी ज़रूरी है। तो हमें नोट्स भी बनाते हुए साथ में चलना है। तो आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के नियम। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को मिला के हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। तो इसके लिए क्या क्या नई चिन्ह त्रिपाठी बनाई गई है ना। गोलीय दर्पणों से परावर्तन के लिए नई कार्तिकीय चिन्ह त्रिपाठी का प्रयोग किया जाता है। इसमें दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का x अक्ष यानी x डॉट लिया जाता है। ये परिपाटी निम्न प्रकार होती हैं। किस प्रकार होती है? वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण को किस ओर रखा जाता है? बाईं ओर रखा जाता है। और मुख्य अक्ष से समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक तथा मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। जो दाईं ओर मापी जाती है उसको तो हम धनात्मक बोलते हैं, और जो बाईं ओर मापी जाती है उसको हम ऋणात्मक बोलते हैं। अगला आता है दर्पण सूत्र। दर्पण को किस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? दर्पण में इसके ध्रुव से वस्तु तक की दूरी न्यू, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी v तथा फोकस से दूरी f से प्रदर्शित की जाती है। अगला आता है आवर्धन। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन से यह ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब की कितने गुना आवर्धित है। यानी आवर्धन का मतलब होता है कि अगर हम कोई वस्तु दर्पण में देख रहे हैं तो वो कितना गुना अधिक हमें दिखाई दे रही है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तब बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऊंचाई h यानी हाइट हो तब गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन यानी m प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई आवर्धन m माइनस न्यू बटा v बटा न्यू। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ यह है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। यानी जो ये माइनस का चिन्ह लगा होता है इसका मतलब होता है कि जो प्रतिबिंब बना है हमारा एक तो वास्तविक है, लेकिन जैसा का वास्तविक मतलब डिक्टो वैसा का वैसा ही बनना, लेकिन कैसा बनता है? उल्टा बनता है। आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह का अर्थ ये होता है प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। आभासी मतलब पूरी तरीके से वो बनता नहीं है, लेकिन हमें आभास होता है कि इस तरह का प्रतिबिंब बना है, लेकिन वो कैसा दिखाई देता है? सीधा दिखाई देता है। ओके, आवर्धन प्लस 1.5 का अभिप्राय है। प्लस चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनेगा, जो वस्तु के आकार का 1.5 गुना अधिक होगा। ठीक है, तो अगला है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन है ना, ये है हमारा अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका पथ विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। देखो, जब कोई किरण पुंज किसी सतह से टकराता है या तो उसी दिशा में लौट आना तो क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। जिस दिशा से किरण का आना
उसी दिशा में लौट जाना परावर्तन कहलाता है। और अपवर्तन का मतलब होता है अपने पथ से विचलित हो जाना, यानी जिस माध्यम से वो आ रही है उस माध्यम में ना लौट के किसी और माध्यम से लौटना अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उसका पथ विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, प्रकाश किरण यानी विरल माध्यम से यानी पानी से अगर वो द्रव माध्यम से ठोस माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं। लेकिन अगर सघन यानी ठोस माध्यम से द्रव माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती हैं। यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। जब आपतित किरण AB सतह से टकराती है तो किरण कांच के गुटके में प्रवेश करते समय अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब अपवर्तन पृष्ठ CD से होता है तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, इसीलिए प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसका डायग्राम भी बताऊंगी। पहले हम नोट्स कंप्लीट कर लें, फिर हम डायग्राम से भी समझने वाले हैं। अगला टॉपिक है हमारा अपवर्तन के नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। आपतन कोण की ज्या यानी सीनिक व अपवर्तन कोण की ज्या यानी सीनर का अनुपात स्थिर होता है। इससे स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। यदि आपतन कोण I है तो अपवर्तन कोण R होगा। साइन I और साइन R बराबर स्थिरांक, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, इस स्थिरांक के मान के दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक क्या कहलाता है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए होने वाले दिशा में परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है। माध्यम 1 से प्रकाश की चाल v1 है तो माध्यम 2 से प्रकाश की चाल v2 होगी। तब प्रकाश 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम A के प्रकाश की चाल तब माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे n21 से प्रदर्शित किया जाता है। n21 बराबर माध्यम फर्स्ट में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल यानी v1 बटा v2। इसी प्रकार माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तो c बटा v। यदि माध्यम में के फर्स्ट में निर्वात या वायु हो तो माध्यम सेकंड का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष ही माना जाता है। यह मध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यदि वायु में प्रकाश की चाल c तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v हो तब माध्यम का अपवर्तनांक nm होगा। nm वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल यानी c बटा v। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे जल का अपवर्तनांक 1.33 है। इसका अर्थ है वायु में प्रकाश का वेग तथा जल में वेग का अनुपात 1.33 है। तो आज हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे। मैं अगले वीडियो में इसका डायग्राम बना के आपको समझाने वाली हूँ। अगला टॉपिक आता है हमारे लेंस के प्रकार, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ये सारे जो टॉपिक हैं हम अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट करना है।